नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर मिनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ अध्याय 24 अस्मिता के संबंध में पेरियार के विचार। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जाना था कि अस्मिता क्या है, अस्मिता क्या होती है, अस्मिता की तलाश क्या होती है, इसके बारे में जाना था। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पेरियार ने किस प्रकार से अस्मिता के संबंध में अपने विचार रखे। तो इस अध्याय में विद्यार्थियों हम बात करेंगे पेरियार का संक्षिप्त जीवन वृत्त के बारे में, उनका सार्वजनिक जीवन एक कांग्रेसी के रूप में किस प्रकार से शुरू हुआ, सामाजिक रूढ़िवाद के खिलाफ विद्रोह का झंडा किस प्रकार से बुलंद किया, द्रविड़ कशगम की संस्थापना और पृथकतावादी आंदोलन में लग जाना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों अस्मिता की तलाश, आत्मसम्मान आंदोलन, हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं और प्रतीकों पर जोरदार प्रहार, द्रविड़ अस्मिता का आर्थिक पहलू, लोगों को दीनता से मुक्ति दिलाना, अस्मिता का राजनीतिक प्रशासनिक पहलू, पृथक और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग। यह सभी बिंदु हम इस अध्याय में विस्तृत रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों भारतीय समाज की विशेषता हमें पता है किस प्रकार की है कि भारतीय समाज वर्ग संघर्ष में बटा हुआ है और इस वर्ग संघर्ष में भी संघर्ष विद्यमान है। और वह संघर्ष किस प्रकार का है? जाति प्रथा को लेकर के संघर्ष है। विद्यार्थियों, जाति विनाश अभियान को बहुत जोर शोर से भारत में चलाने का जो प्रयास किया वो रामास्वामी नायकर 1879 1879 और 1973 1973 में इनका जीवन काल रहा और इन्होंने अपने अनुयायी श्रद्धा भाव से इन्हें पेरियार कहकर बुलाते थे। कहने का क्या मतलब हुआ कि भारत में जो जाति विनाश का अभियान चलाया वो किसने चलाया? बहुत जोर शोर से रामास्वामी नायकर ने। उनका जीवन काल 1879 से 1973। इन्हें इनके जो अनुयायी रहे, इनके जो समर्थक रहे, वो इन्हें पेरियार कहकर बुलाते थे। तमिल भाषा में पेरियार शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थियों महापुरुष यानी ग्रेट मैन, और वयोवृद्ध एल्डर जिसको हम बड़ा मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, उन्हें पेरियार कहा जाता है तमिल भाषा में। विद्यार्थियों, इनका जीवन वृत्त हम समझें तो पेरियार जी का जन्म जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में हुआ था, 1879 में हुआ था। और इन्होंने जाति प्रथा जो देश के लिए बड़ी घातक थी, दक्षिण भारत में बड़ी विकराल रूप में विद्यमान थी, उसका घोर रूप से विरोध किया। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते थे विद्यार्थियों जो जिन्हें अस्पृश्य और निचली जाति कहा जाता था और इन्हें कई नामों से जाना जाता था, जैसे शूद्र है, पेरियार है और चांडाल, इन नामों से इन्हें संबोधित किया जाता था। रामास्वामी का जन्म जो है दलित परिवार में नहीं हुआ था। नायकरों को हम दक्षिण भारत की कृषि जातियों के अंतर्गत रखते हैं, फिर भी पग पग पर उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि रामास्वामी जो है वो दलित परिवार के तो नहीं थे, लेकिन उनकी जो जाति थी वो पिछड़ी जाती थी, इसलिए उन्हें उन्हें पग पग पर यानी कदम कदम पर उन्हें अपमान का सामना भी करना पड़ा। पेरियार ने अपना सार्वजनिक जीवन एक कांग्रेसी के रूप में शुरू किया था विद्यार्थियों। युवा अवस्था में पेरियार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और उस दौर में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभियान भी छेड़ा था और उनका विश्वास गांधी जी में बहुत अत्यधिक था। उनकी नेतृत्व प्रणाली उनके में उनका घोर श्रद्धा थी। और इसके साथ ही विद्यार्थियों को उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो आज़ादी के सक्षम साधन बन सकती है, आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सक्षम साधन बन सकती है। उन्होंने 1920 के आंदोलन में भी भाग लिया। पेरियार ने 1920 के आंदोलन में भी भाग लिया। इस समय तक उन्होंने इतनी ख्याति अर्जित कर ली थी विद्यार्थियों कि उन्हें मद्रास प्रांत की कांग्रेस कारिणी समिति का अध्यक्ष भी चुना गया। उन दिनों इस प्रांत में दक्षिण भारत के वर्तमान सभी प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल थे। और गांधी जी से पेरियार ने क्या सीखा कि सार्वजनिक जीवन में शोषण और अन्याय का सामना करने के लिए हमें सत्याग्रह ही अपनाना चाहिए। सत्याग्रह ही एक उपयुक्त प्रणाली है। गांधी जी से उन्होंने इस चीज को सीखा कि सत्याग्रह के माध्यम से हम शोषण और अन्याय से निजात पा सकते हैं। त्रावणकोर राज्य में वैकम नामक स्थान पर पेरियार ने शूद्रों की मंदिर प्रवेश की मांग का समर्थन किया और वहां शूद्रों ने अपनी इस मांग को लेकर सत्याग्रह भी छेड़ा था। पेरियार ने सत्याग्रहियों को संबोधित करते हुए आवेश में आकर हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस वजह से उन्हें बंदी बना लिया गया था और कुछ समय के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया।
मतलब रामास्वामी नायकर जो हैं, उन्होंने जो पेरियार के नाम जाने जाते थे, उन्हें सत्याग्रहों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रहों को संबोधित करते हुए क्या कहा कि हिंदू देवी देवताओं को अपशब्दों के नाम से सूचित किया, और इसी कारण से इन्हें बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाया, लेकिन शीघ्र ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया, छोड़ भी दिया गया था। आगे देखिए, श्री महादेवी कुछ समय के बाद उन्हें रिहा करने के बाद श्री महादेवी गुरुकुल में ब्राह्मण छात्र छुआछूत की नीति बरत रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ बैठाकर भोजन करने से भी ऐतराज था। पेरियार के पहल पर स्थानीय कांग्रेस समिति ने ऊंच नीच की प्रथा को अशोभनीय करार देते हुए उनके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया, और कांग्रेस के स्थानीय ब्राह्मण नेताओं को यह प्रस्ताव अच्छा भी नहीं लगा। मतलब श्री महादेवी गुरुकुल में ब्राह्मण छात्र जो हैं छुआछूत की नीति बरत रहे थे। मतलब ब्राह्मण छात्र और निम्न जाति के जो लोग हैं वो आपस में अस्पृश्यता की बातें कर रहे थे, छुआछूत की बातें कर रहे थे। इसी कारण से यहाँ तक कि उन्हें गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ ही बैठकर भोजन करने से ऐतराज कर दिया कि जो नीच जाति के निम्न जाति के लोग हैं वो गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ भी भोजन नहीं करेंगे। तो पेरियार की पहल पर स्थानीय कांग्रेस समिति ने ऊंच नीच की प्रथा को अशोभनीय करार देते हुए उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया। मतलब एक कानून भी तैयार हो चुका था, और कांग्रेस के स्थानीय ब्राह्मण नेताओं को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसका विरोध भी किया। आगे देखिए विद्यार्थियों, सामाजिक रूढ़िवाद के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। सामाजिक रूढ़िवाद, जो समाज में चल रही परंपराएं हैं उनके विरुद्ध इन्होंने विरोध का झंडा बुलंद किया, विरोध किया इन्होंने। कई बड़े कांग्रेस नेताओं के उच्च जाति व्यवहार ने पेरियार को बहुत निरुत्साहित कर दिया, मतलब पूरी तरह से उन्हें हतोत्साहित कर दिया था। अब उन्हें स्वयं गांधी का नेतृत्व भी रास नहीं आ रहा था। गांधी जी अस्पृश्यता को तो अभिशाप मानते ही थे बच्चों, पर वो वर्ण व्यवस्था की उन्होंने कभी निंदा नहीं की। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को तो वो बेकार मानते थे, गलत मानते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को वो बरकरार रखना चाहते थे। तो देखिए, कई बड़े कांग्रेस नेताओं के उच्च जाति व्यवहार ने पेरियार को बहुत ही निरुत्साहित कर दिया, मतलब निरुत्तर कर दिया। अब उन्हें स्वयं गांधी जी के नेतृत्व में भी रास नहीं आया, किन्हें, पेरियार जी को। गांधी जी अस्पृश्यता को अभिशाप मानते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को वो बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि विद्यार्थियों के वर्ण की रचना पीढ़ी दर पीढ़ी के धंधों की बुनियाद पर हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जन्म दर जन्म से जो है ये व्यवसाय जो है ये वर्ण की रचना के माध्यम से ही हुए हैं। 4 धंधे यानी 4 व्यवसाय बताए हैं: विद्या दान करना, दुखी की रक्षा करना, खेती तथा व्यापार, और शरीर की मेहनत से सेवा करना। इन्हीं को चलाने के लिए 4 वर्ण बनाए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विद्यादान करना किसका कार्य है? ब्राह्मणों को क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य क्या है? दुखी की रक्षा करना, मतलब सुरक्षा का कार्य करना। खेती और व्यापार करना किसका कार्य बताया? वैश्यों का कार्य बताया। और शूद्रों का है शरीर की मेहनत से सेवा करना, मतलब उनकी सेवा चाकरी करना, उनका इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करना शूद्रों का ही माना गया। हाँ, रोटी बेटी की पाबंदियों को गांधी जी ने भी अनावश्यक माना। उन्होंने कहा कि यह कहा कि जो ब्राह्मण शूद्र की लड़की से या शूद्र ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर लेता है तो वह वर्ण धर्म को नहीं मिटाता। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण शूद्र की लड़की से विवाह कर ले और शूद्र ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर लेगा तो वर्ण धर्म नहीं मिटेगा। अलग अलग वर्ण के लोग आपस में रोटी बेटी का व्यवहार रख सकते हैं, मतलब अलग अलग वर्ण के लोग जो हैं वो आपस में विवाह वगैरह जो भी पारिवारिक कार्य हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती इससे। पेरियार महात्मा गांधी की दलीलों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे और निचली जातियों की दुर्दशा के लिए वे केवल वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के दोषी समझते थे उन्हें। और उनकी यह मान्यता थी कि कांग्रेस द्वारा पोषित राष्ट्रवाद हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, हिंदी भाषा और उच्च जातियों के आधिपत्य पर आधारित है। पेरियार ने क्या कहा? पेरियार ने कहा कांग्रेस द्वारा पोषित जो राष्ट्रवाद है वह हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, हिंदी भाषा और उच्च जातियों के आधिपत्य पर आधारित है। जब तक वर्ण व्यवस्था जीवित है तब तक कोई भी शूद्र अथवा अन्य पिछड़ी जाति का व्यक्ति न तो सम्मान का जीवन बिता सकता है और न देश के भौतिक संसाधनों में ही बराबर का भागीदार बन सकता है। इसके बाद विद्यार्थियों द्रविड़ कशगम यानी द्रविड़ कड़गम की संस्थापना और पृथकतावादी आंदोलन में लग जाना उनका ये कार्य था। पेरियार ने कम्युनिस्ट रूस की यात्रा के बाद कुछ समय तक कम्युनिज्म का अभियान भी चलाया और बाद में उन्होंने तमिलनाडु की जस्टिस पार्टी से हाथ मिलाया और 1944 में इस पार्टी के साथ मिलकर द्रविड़ कशगम की स्थापना की। और अब उन्होंने
स्वतंत्र द्रविड़ स्थान की मांग कर ली थी। और पेरियार ने द्रविड़ों यानी दक्षिण भारत के लोगों पर उत्तर भारतीयों के प्रभुत्व और उन पर हिंदी थोपे जाने के विरुद्ध पृथकतावादी आंदोलन चलाया, जिससे उनकी साख को बड़ा धक्का भी पहुंचा। और 1949 में उन्होंने एक 17 वर्षीय कन्या मान्या माई से विवाह कर लिया और साथ ही उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। और पार्टी के वरिष्ठ नेता अन्नादुराई ने पेरियार के इस कार्य की निंदा की और एक अलग पार्टी द्रविड़ मुन्नेट कषगम की स्थापना उन्होंने कर ली। पेरियार ने देश के स्वाधीनता दिवस को शोक दिवस का नाम दिया। पेरियार ने देश के जो स्वाधीनता दिवस था उसको शोक दिवस का नाम दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफी खरी खोटी भी सुननी पड़ी, उन्हें अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ी। और 1967 में तमिलनाडु में अन्नादुराई के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेट कड़गम डीएमके की सरकार बनी और जिसका पेरियार ने समर्थन किया। और वह जीवन भर तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति का गुणगान करते रहे। उनकी छवि एक मूर्ति भंजक की थी। मतलब मूर्ति भंजक मतलब पुरानी मूर्ति भंजक मूर्ति क्या होती है कि एक ऐसी परंपराएं, मूर्ति को मतलब बताया गया है कि जो हमेशा स्थायी रहती है, बनी हुई रहती है, ऐसी स्थायित्व वाली परंपराओं को तोड़ने वाला बताया गया। ठीक है, मूर्ति भंजक कहा गया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया ने पेरियार से मुलाकात की और उनके जाति विनाश आंदोलन को तो डॉक्टर लोहिया ने बड़ी प्रशंसा की, परंतु नायकर के हिंदी विरोधी आंदोलन, गांधी जी की प्रतिमाओं के दहन के उपक्रमों, व्यक्तिगत रूप से कुछ ब्राह्मणों के बारे में किए गए हिंसाचारों को लेकर अपनी नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की। जाति विनाश आंदोलन डॉक्टर लोहिया ने बड़ी प्रशंसा की, लेकिन उसके बावजूद नायकर ने जो हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया, गांधी जी की प्रतिमाओं के दहन की का कार्यक्रम चलाया और व्यक्तिगत रूप से कुछ ब्राह्मणों के बारे में जो हिंसाचार के लिए को लेकर जो अपने वक्तव्य दिए, इसके प्रति उनकी नाराजगी हमेशा बनी रही डॉक्टर लोहिया जी की। अब विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अस्मिता की तलाश और आत्मसम्मान आंदोलन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पेरियार ने किस प्रकार से निम्न जाति वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए किस प्रकार से आंदोलन चलाया और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। वो कहीं हद तक गांधी जी की मान्यताओं से, गांधी जी के विचारों से सहमत थे, लेकिन गांधी जी की वर्ण व्यवस्था की और ब्राह्मणवाद से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और उन्होंने सत्याग्रह को भी अपना एक अस्त्र बनाया और उसके माध्यम से अपने सभी आंदोलनों को एक अंतिम रूप प्रदान करना चाहा। लेकिन फिर भी वो इतने भाव में बह गए पेरियार, जिसके कारण से उन्होंने हिंदुत्व को, हिंदू विरोधी आंदोलनों को, गांधी जी की प्रतिमाओं को और ब्राह्मणों को बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ अपशब्द कहे, जिसके कारण से पेरियार के बारे में बहुत लोगों के विचार जो है रुष्टतापूर्ण या उनके विरुद्ध जो है दिखाई देते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो हम में लेकर आएंगे उनका आत्मसम्मान आंदोलन क्या था। तब तक के हम लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।